गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी वर्कशीट नंबर 49। डेट है 22 दिसंबर 2021। आज की वर्कशीट भी बेटा आपकी हिस्ट्री की बुक से ली गई है, जिसमें हमने पिछली वर्कशीट में यूरोप में समाजवाद के बारे में पढ़ा था। आज की वर्कशीट में बेटा हम रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यूरोप में समाजवाद हो गया है। तो बेटा रूसी क्रांति, तो बेटा 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रूस यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक था। तो बेटा क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री कहीं नहीं थी, इंडस्ट्री की शुरुआत भी बहुत कम हुई थी, जो कि मेन सिटी सेंट पीटर्सबर्ग में थी और मॉस्को में थी। इसके अलावा पूरी की पूरी 85% जो आबादी थी वो कृषि पर डिपेंडेंट थी, तो इसलिए इंडस्ट्री नहीं थी। तो इसलिए इंडस्ट्री के रूप में यह देश जो था पिछड़ा हुआ देश था यूरोप के मुकाबले। इन स्थितियों ने समाजवादियों को 1917 में रूस से राजशाही को उखाड़ फेंकने की मदद की। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबरी की घटनाओं को ही रूसी क्रांति कहा जाता है। आपसे कोई पूछे कि रूसी क्रांति क्या है, तो रूसी क्रांति हुई कब? 1917 में हुई बेटा, तो ध्यान रखना। और दो घटनाएं घटी थी, एक फरवरी 1917 और एक अक्टूबर की घटना। इन दोनों घटनाओं को ही हम रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम रूसी क्रांति हुई क्यों, इससे पहले के बारे में पढ़ते हैं कि रूसी क्रांति होने के कारण क्या थे, रूसी क्रांति से पहले का वहाँ का समाज कैसा था। तो सबसे पहले आपका आता है रूसी क्रांति से पहले रूस किस प्रकार का था। तो बेटा रूसी क्रांति से पहले अगर आप देखेंगे या बात करते हैं अगर रूस की, जो आज आप रूस देखते हैं वो बहुत थोड़ा छोटा हो चुका है। उससे पहले जब रूसी क्रांति हुई थी 17 से पहले का रूस बहुत बड़ा रूस था। इसमें आप देखेंगे मॉस्को के आसपास पड़ने वाला भू क्षेत्र के अलावा जो आज फिनलैंड एक अलग देश है, वो पहले रूस का हिस्सा था। लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ये सब देखो ये सब रूस के हिस्से थे। ये आज अपने अलग अलग देश बन गए, इसके कुछ हिस्से आधे रूस के ही हिस्से थे। ये साम्राज्य बड़ा प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। और आज के मध्य एशिया राज्यों के साथ साथ जो जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान भी इसी के अंतर्गत आते थे। तो यूरोप के भी कुछ देश जो हैं और जो मध्य एशिया के देश हैं वो सब पहले रूस के अंदर ही आते थे। रूस के अंदर जो बेटा जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च जो लोग हैं, जो वहाँ के लोग धर्म को मानते हैं, वो मानते हैं रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले। क्रिश्चियन है, ऑर्थोडॉक्स को मानने वाले, पर ये नहीं कि पूरे रूस के अंदर यही रहते हैं, ज़्यादातर लोग ये रहते हैं। इसके अलावा ये बहुमत में है। उसके अलावा भी कुछ लोग हैं जैसे कैथोलिक क्रिश्चियन है, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन है, मुस्लिम भी है और बौद्ध भी है। ये रूस के अंदर इन धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं। तीसरा बेटा, ये क्रांति से पहले की बात कर रहे हैं हम। रूसी सम्राट जो था उस समय जॉर निकोलस सेकंड था, जो वहाँ का राजा था रूस का क्रांति से पहले, उसका नाम था जार निकोलस सेकंड। जार वह एक निरंकुश शासक था, मतलब वो जो उसका मन करता था वही करता था। मध्यम वर्गीय उदारवादियों को किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार नहीं थे। रूस में राजनीतिक दल अवैध थे, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता था और किसी भी को भी पॉलिटिकल अधिकार, राजनीतिक अधिकार नहीं थे। सारा का सारा जो था वो राजतंत्र और वो भी जार के अंडर में सारा काम करता था। ये तो ही बेटा वहाँ के भौगोलिक दृष्टि और धर्म के बारे में बताया हमने। अब बात करते हैं कि क्रांति से पहले वहाँ के लोगों की सामाजिक स्थिति कैसे थी, आर्थिक स्थिति कैसे थी, क्या करते थे, क्या कमाते थे, क्या काम धंधा था। तो बेटा इसमें आप देखेंगे कि लगभग 85% जनसंख्या आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी, कृषि पर निर्भर थी। सबसे ज़्यादा लोग वहाँ कृषि करने वाले थे, क्योंकि वहाँ उद्योग थे नहीं। केवल बड़े किसानों के पास अपनी ज़मीनें होती थी। विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। जितनी भी ज़्यादातर ज़मीनें थी या चर्च, जो सबसे ज़्यादा जो संपत्तियाँ थी, सबका या तो सामंती थे जो बहुत बड़े वो थे पैसे, और या तो राजा के पास अंडर में या चर्च के अंडर में। इन तीन के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति ज़मीन थी। जो साधारण किसान और जमींदार के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। किसान और जमींदारों के बीच जो संबंध अच्छे नहीं थे। किसान लगान न चुकाने एवं भूमि के स्वामित्व के लिए विद्रोह भी कर चुके थे। जमींदार किसान मांगता था, लगान मांगता था, और तो इसके लिए वहाँ के जो किसान थे वो
विद्रोह करते थे, लड़ाई करते थे और भूमि के स्वामित्व के लिए भी वो लड़ाई करते थे। अत्यधिक कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण वर्ष में केवल एक फसल ही उपज हो पाती थी। जैसे हमारे आप देखेंगे भारत में 3 फसलें होती हैं, रबी की, जायद की और खरीफ की। हम 3 बार फसल उगा पाते हैं। तो वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि वहाँ पर फसल वर्ष में केवल एक ही बार उग पाती थी। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, मैंने बताया सिर्फ 2 ही जो है, इन जगह पर कुछ इंडस्ट्री, कुछ कारखाने लगे हुए थे। बाकी पूरे रूस के अंदर कहीं भी कारखाने, औद्योगिक क्षेत्र नहीं था। यहाँ लौह एवं इस्पात का उत्पादन तेज़ी से बढ़ा। जब हमारे तो लौह उत्पादन का तेज़ी से बढ़ा। मजदूरों की स्थिति जो काफ़ी दयनीय थी, उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता था। 12 से 18 घंटे काम करवाया जाता था। अधिकांश मजदूर अपने गांव से जुड़े थे, जो फसलों की कटाई के समय अपने गांव को लौट जाते थे। यहाँ के किसान समय समय पर पारंपरिक रूप से सारी ज़मीनों को अपने कम्यून मीर को सौंप देते थे और सामूहिक खेती करते थे। बेटा यहाँ पर जो था सामूहिक खेती का चलन था कि सारी खेती कम्यून को दे दी, कम्यून से मीर बोलते हैं, और वो सभी काम करते थे तो उन काम के अनुसार उनको सभी को जो आता था बराबर बराबर बांट दिया जाता था। इसी सामूहिकरण की भावना के चलते यहाँ पर समाजवादी क्रांति जो थी वो प्रेरक आधार बनी। उदारवादी, सामाजिक, लोकतांत्रिक और सामाजिक क्रांतिकारी सभी इस निरंकुश शासन व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो रही थी और समाजवादी और संसदीय शासन चाहते थे। जो समाजवादी लोग थे, यहाँ समाजवाद जब आया तो वो चाहते थे कि यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली हो, लोगों के द्वारा, चुनाव के द्वारा शासन चुना जाए। अब आता है बेटा रूस में समाजवाद किस प्रकार आया। रूस में समाजवाद ने क्या किया। 1898 में रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया गया। 1898 के अंदर एक पार्टी बनी जो समाजवाद की पार्टी थी। इसका नाम था लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी। और एक पार्टी जिसको हम बोलते हैं, इसी को हम रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी के रूप में भी जानते हैं। जिसमें अगर हम इसे बोलेंगे तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी 1898 के अंदर समाजवादियों द्वारा मार्क्स को मानने वाले जो थे, उन जो कार्ल मार्क्स को मानते थे, उनके द्वारा एक पार्टी का गठन किया गया। और सरकारी आतंक के चलते इस पार्टी को अवैधानिक संगठन के रूप में काम करना पड़ता था, क्योंकि रूस के अंदर किसी भी पार्टी को कोई अधिकार नहीं थे, पार्टी बनाना अवैध था। तो जो ये पार्टी बनी ये अवैधानिक संगठन के रूप में काम करती थी। इस पार्टी का एक समाचार पत्र भी निकलता था जिसमें मजदूरों को संगठित किया जाता था, हड़ताल और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी कृषक समय समय पर ज़मीन बांटते हैं, तो इससे समाजवादी की भावना उन लोगों में पहले थी, ये बता दिया गया इसके अंदर। और इसी को आधार मानकर उनका विश्वास था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति होंगे। क्रांति की जो शुरुआत करेंगे वो किसान ही करेंगे। तो सन 1900 में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया गया। सन 1900 के अंदर सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन किया गया एक और। इस पार्टी ने कृषकों के अधिकारों हेतु संघर्ष किया। ये किसानों की जो समस्याएं थी उसके लिए बनी। इन्होंने सामंतों के आधिपत्य वाली ज़मीन को बोला कि किसानों को दिया जाए। सामाजिक लोकतंत्रवादी गुट सामाजिक क्रांतिकारियों ने भी इत्तेफाक नहीं रखता था। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकता नहीं है, वे बटे हुए हैं, कृषक जो थे गरीब थे। वर्ष 1903 में रूसी लोकतांत्रिक पार्टी 2 हिस्से में बट गई। जो ये लोकतांत्रिक पार्टी बनी थी आपकी रशियन 1898 वाली, इसके बेटा 2 हिस्से हो गए। और एक को बोला गया मोनशेविक जो अल्पमत में थे, और एक खेमे को बोला गया बोल्शेविक जो बहुमत में थे। तो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी जो रूसी पार्टी थी उसके 2 हिस्से हो गए। और बोल्शेविक जो पार्टी बनी उनका नेतृत्व लेनिन ने किया, जिसे लगता था कि किसान किसी भी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते। वो किसानों को कहते थे किसान बटे हुए हैं, किसान अलग है, लेनिन का यह मानना था। और उसने बोला कि पार्टी एक अनुशासित होनी चाहिए और पार्टी का अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए।
जबकि जो दूसरा जो खेमा था, जिसे हम बोलते हैं मोन्शेविक खेमा बोलता था, वो कहता था पार्टी में सभी को सदस्यता प्रदान की जानी चाहिए। इस प्रकार से रशियन पार्टी दो हिस्सों में बट गई। तो बेटा ये आपकी वर्कशीट है, कल इसके बारे में और जानेंगे आगे किस तरह उन्होंने क्रांति करी। तो आज की वर्कशीट में जो दो क्वेश्चन है, रूसी क्रांति से आप क्या समझते हैं, तो बेटा ये आप इसके अंदर ये लिखेंगे जो 1917 में रूसी क्रांति हुई और जो फरवरी और अक्टूबरी क्रांति थी, इसी को ही रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बेटा आपका है रूसी क्रांति से पहले रूस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थी, तो इसको बेटा आप पॉइंट में लिख दीजिएगा, रूस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति रशियन क्रांति से पहले क्या थी। इसके अंदर आपको दिया हुआ है, ये देखेंगे, ये सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, ये पूरा का पूरा लिख देना आप इसको। इसके बाद बेटा है रूसी लोकतांत्रिक पार्टी में विभाजन क्यों हुआ। ये मैंने आपको बता दिया कि रूसी लोकतांत्रिक पार्टी में विभाजन जो हुआ वो मतभेद के कारण हुआ। जो समाजवादी क्रांतिकारी थे उनका मानना था कि कृषक जो हैं ये किसानों में एकता कभी नहीं हो सकती, वे बटे हुए हैं। कृषक गरीब थे तो कुछ गरीब, कुछ अमीर थे, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ नौकरी करवाते थे। इस वजह से इस पार्टी का बंटवारा हुआ। एक पार्टी जो लेनिन जिनके मुखिया बने वो बोल्शेविक खेमा था और एक पार्टी मोन्शेविक दूसरा खेमा बना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, रूसी समाज में समाजवादी विचार से जुड़े रूसी क्रांति से पहले बहुत गहरी थी। रूसी समाज में समाजवादी विचार की जड़ें, हाँ बेटा ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको बताना है कि इसके बारे में आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये आपका ऊपर आया था अभी, हाँ यहाँ से। इसका मतलब ये था बेटा कि वहाँ पर समाजवाद पहले से था। जो वहाँ के किसान थे वह अपना ये इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है कि वो कम्यून और मीर को अपनी ज़मीन सौंपते थे और सामूहिकरण खेती करते थे। तो इसके अंदर ये वाला आज आपका आ जाएगा। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट। धन्यवाद।